क्लाइमेट मैम कभी भी देखिए, कभी भी सरहदें पूछ के नहीं आएगा, कभी भी देश पूछ के नहीं आएगा, कोई धर्म पूछ के नहीं आएगा, कोई जाति पूछ के नहीं आएगा। बिल्कुल। क्लाइमेट का असर पूरी दुनिया में होगा और दुनिया में होगा नहीं, दुनिया में देखने को मिल भी रहा है। महंगाई का जब आखिरी घर का जो छोड़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ किचन में जाके, किचन उसकी मार झेलता है और जब किचन उसकी मार झेलता है तो पूरा परिवार उसकी मार झेलता है। तो क्लाइमेट हम सबकी जिम्मेदारी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करते हैं। मैं भी कई बार बोलती हूँ सर कि आपने एक महिला को सर अगर 1500 रुपये दिए हैं ना, तो आपने सर उसकी जो वैल्यू थी ना, उसको गिरा दिया है सर। मतलब 1500 रुपये आपने क्या डेवलप किया उसका? ना आपने उसके मतलब मूल्यों पे काम किया, ना आपने उसकी हेल्थ पे काम किया, ठीक है, ना आपने उसके एजुकेशन पे काम किया। आपने 1500 रुपये दे के उसको बिठा दिया। और मेरा ऐसा मानना है सर कि आज भारत की महिला, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, अगर वो बाहर जाके झाड़ू पोछा भी करती है ना सर, तो 15,000 रुपये कमाती है। 2000 रुपये या 3000 रुपये महीना दे के हम दुनिया का सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का अभियान चला रहे हैं। तो पैसा देना कब से एम्पावरमेंट हो गया? वही सर, एम्पावरमेंट तो इंटरनल होता है ना सर। एम्पावरमेंट अगर आपको वुमन का करना है तो सबसे पहले तो आप अपने लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ऐसी ही छोटी सी उम्र में मिसाल बनने वाले ब्रेव हार्ट्स श्री अभिषेक पवार जी का मैं प्रिया झाला अपने पॉडकास्ट शो अ टॉक विद ब्रेव हार्ट्स सल्यूटिंग द इंडियन वॉरियर्स में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अभिषेक पवार जी के लिए समावेशी, जुझारू, समाज सेवक, जुनूनी युवा नेता एवं ब्रेव हार्ट्स कहना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि श्रीमान की तारीफ में अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। अभिषेक पवार भारत के एक जुनूनी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो जलवायु परिवर्तन, भूखमरी उन्मूलन एवं सामाजिक स्वास्थ्य के लिए पिछले 13 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। श्रीमान ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज के कॉन्स्टिट्यूएंसी के फॉर्मेट कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ के दुबई एवं बाकू के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पर्यावरण सक्रियता से परे श्रीमान ने प्रभावशाली मानवीय पहल का नेतृत्व किया है। 2011 से उनके मुफ्त भोजन वितरण कार्यक्रम से वंचित समुदायों को 1.5 लाख से अधिक भोजन परोसे हैं। श्रीमान द्वारा 2023 में मासिक राशन किट योजना चालू की गई, जिसने 11,000 से अधिक कैंसर पीड़ित एवं वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण प्रदान किया है। श्रीमान द्वारा कोविड-19 काल में भी खाद्य सामग्री वितरण किया गया, जो सामुदायिक कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रीमान की अभूतपूर्व सेवाओं के लिए इन्हें साउथ एशिया रीजनल ब्रिलियंस अवार्ड 2022, थिंक इंडिया द्वारा बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड एवं बहुत से युवा नेतृत्व सम्मानों द्वारा नवाजा गया। श्रीमान द्वारा बहुत सी नेशनल फोरम में भी शिरकत की गई। 1.6 लाख से अधिक लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचने वाले, गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने वाले, राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि रखने वाले ब्रेव हार्ट्स अभिषेक पवार जी को हम सल्यूट करते हैं। जय हिंद वॉरियर्स, मैं प्रिया झाला अपने इस न्यू पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ब्रेव हार्ट्स फिर से मौजूद है। एक 13 साल का छोटा सा बच्चा जो घर में मोबाइल नहीं देख रहा था, पता नहीं कैसे उसे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे सोशली कुछ करना चाहिए। वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है और यूएनओ पे जाके खत्म होती है। एक ऐसे ही यंग, एनर्जेटिक ब्रेव हार्ट्स हमारे साथ हैं। मैं अभिषेक का हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर। तो अभिषेक, आपकी जो लाइफ है, मतलब आप बहुत यंग हैं, आप जस्ट 27 ईयर्स ओल्ड जी। और बहुत कुछ कर लिया है आपने इतनी छोटी सी लाइफ में। एक अच्छा सा करियर जो था, आपने उसको भी साइड में रखते हुए सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, जो आप समाज के लिए, परिवार के लिए, कई दुखी परिवारों के लिए आप काम कर रहे हैं सब। तो इसके लिए आपको हमारी तरफ से, सल्यूट एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच मैम। और सर, हम चाहेंगे कि आपकी जो ये जर्नी है इसको सारे लोग सुने और समझे कि कहाँ से शुरुआत हुई, आप किस तरीके के परिवार से बिलोंग करते हैं, और ये जो सोशल जो काम करने का आपके अंदर जज्बा जो मतलब आया अंदर से, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई सर, बताना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इनवाइट करा। आ,
जो जर्नी की शुरुआत हुई है, जर्नी लगातार जारी है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है। बेसिकली मैं इंदौर से हूँ, एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ, जो जिसमें मेरे पिताजी हैं जो क्या बोलते हैं कार्य करते हैं, ये वर्तमान में बिज़नेस करते हैं। इसके अतिरिक्त जो मेरी माताजी है वो कहते हैं टीचर है, बच्चों को पढ़ाती मेरे प्राइमरी बच्चों को पढ़ाती है। इसके अतिरिक्त जब मैं छोटा था मतलब मैं करीब 2010-11 के आसपास एक संस्था से जुड़ा था जिसका नाम उस समय तत्कालीन संस्था का नाम था विकल्प सेवा संस्थान। उसके माध्यम से हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य शुरू करा था। जो पीड़ित परिवार आते हैं उनके पास जो भोजन नहीं होता तो हम लोगों ने उस समय शुरुआत करी थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम लोगों ने उस समय शुरुआत करी थी, हम लोगों ने केसरियाबाद बाँटा था, पर हम उस समय हमारे पास एक तबेला था और एक करती थी, बस तब से हम लोगों ने शुरुआत करी थी और तभी से मेरी भी एक सोशल लाइफ़ आप बोल सकते हैं कि शुरू हुई। वर्तमान तक हम लोग क्या बोलते हैं लगातार उस इनिशिएटिव को हम लोगों ने जो मूवमेंट चालू करा था वो वर्तमान तक जारी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कैंसर पीड़ित परिवार होते हैं उसके लिए हम लोगों ने राशन किट का इनिशिएटिव 2 साल पहले से चालू करा। हाँ, संस्था के सहयोग से हम लोगों ने चालू करा, वर्तमान तक चल रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग मतलब मैं खुद एक चेतना अटल युवा मंडल मेरे जो मित्रता संस्थान है उससे जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में मैं संयोजक हूँ और हम लोग कार्य कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इंदौर के रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे हम युवा सशक्तिकरण, इसके क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन, शिक्षा, स्वच्छता हम सभी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली 2 संस्थाओं के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ और इन सब के लिए लगातार ये जर्नी जारी है। और बीच में मैंने अपने करियर के दौरान जब 12th कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर मैंने अपने करियर के लिए मैंने बीबीए होटल मैनेजमेंट जॉइन करा था, जिसके साथ मैंने 3 साल पढ़ाई करी, कहीं इंटर्नशिप करी होटल्स में, उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करी। परंतु एक एक सैटिस्फैक्शन नहीं हो पा रहा था जीवन से, तो इसीलिए फिर मैंने पुनः 2019 मिड में मैं इंदौर आया और उसके बाद फिर मैंने वो करियर को ड्रॉप करा और फिर से मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया? जी, जी, बिल्कुल मैम, मैंने पूरी तरीके से सर आपको डर नहीं लगा या घर वालों का कोई प्रेशर कि अब तो क्या करेगा? तो क्योंकि क्या होता है ना कि आपके पास स्टेबल इनकम था, जी। तो सब डिसीजन लेने में कुछ कठिनाइयाँ हुई? किसने आपका साथ दिया या किस तरीके की प्रॉब्लम हुई सर आप? मैम देखिए बेसिकली डिसीजन लेना तो आसान नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं। उस समय मैं होटल्स का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन एक 5 स्टार होटल में अहमदाबाद में वर्क कर रहा था और कुछ समय पहले ही हम मेरे जो मित्र हैं अंकुश और शुभम मेरे मित्र हैं, हम लोगों ने एक इंटरव्यू दिया था क्योंकि हम लोग बाहर जॉब करने के लिए उन्होंने उनका इंटरव्यू था, उन्होंने मुझे भी बोला कि अभिषेक आप भी दीजिए। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और हम लोगों का सिलेक्शन भी हो गया था एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया के लिए। यूएई के लिए सिलेक्शन हो चुका था, एक का बहरीन के लिए सिलेक्शन हो चुका था। हम लोगों ने वो लोग तो अभी वर्तमान में हैं, बाहर ही हैं, पर मैं वहाँ से नहीं गया, फिर मैंने उन सब चीज़ों को स्किप किया और फिर मेरा एंड मानना है कि जब उस समय मेरी जो एज थी वो करीब 22-23 साल थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर जीवन में आपको 40-45 साल और जीना है, अगर एवरेज हम 70 साल माने, तो हम ऐसा काम करें, मतलब रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपको आपके जीवन में कि कुछ भी आप अगर सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आप शाम को घर आ रहे हैं या फिर आप वही करना चाहते थे जो आपने करा। तो फिर मैंने उस समय बहुत सोच विचार करने के बाद फिर मैंने अहमदाबाद से मैंने उस चीज़ को स्किप करा और फिर मैंने अपना सोशली जो एक कार्य कर रहा था मैंने वापस पुनः कार्य करा और फिर मैं इंदौर आया और उसके बाद फिर आगे की जो एजुकेशन थी वो स्टार्ट करी मैंने। फिर देवी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और वहाँ से फिर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में अपनी स्टडी स्टार्ट करी और उसके बाद से वर्तमान तक जर्नी चालू है। बिल्कुल सर। सर आपने मतलब काफ़ी चीज़ें छोड़ी, लेकिन उसके बदले आपको काफ़ी कुछ मिला भी सर, बिल्कुल। है ना? जैसे बहुत सारी जगह पे मतलब स्पेशली अगर हम यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशन, मतलब हमारे मतलब मैं खुद सर कई दिनों से पढ़ा रही हूँ, बच्चों को हम लोग पढ़ाते भी हैं। तो मतलब यूएनओ में भारत को रिप्रेज़ेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सर फर्स्ट टाइम कैसा फीलिंग आया जब आपने एप्लीकेशन दिया, एक्सेप्ट हुआ, तो किस तरीके की खुशी थी वो वहाँ जाने की? और मतलब कैसा लग रहा था आपको सर? ये बहुत मतलब उत्साह वाली मेरी मतलब जर्नी थी क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं आपको बताऊँ कि उस समय मैं फर्स्ट टाइम ही आउट ऑफ इंडिया जा रहा था। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसके पहले मैं कभी गया नहीं था। और जब मैंने मतलब उसकी एप्लीकेशन निकली थी तो हमेशा मेरा एक मोटो रहता है, मुझे इनकरेज भी ग्रूमिंग भी मेरी उस टीचरों से उसी हुई है कि आप करो, आपका लेवल नहीं भी है ना तो भी आप अप्रोच करो। बिल्कुल, बिल्कुल आप अप्रोच करो। तो वही मैं अभी भी उसको अपना मोटो मानता हूँ, अप्रोच करता हूँ। फिर मैंने अपना फॉर्म फिल अप करा, मुझे भी मैंने जो मेरे कार्य थे उन सबको मैंने अपना फॉर्म में
वो करा। और मेरा हमेशा मोटो रहता है जो होगा देखा जाएगा। तो फिर उससे करा और मैं इंदौर में ही था और मुझे मेल आया कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो थोड़ा-सा मुझे उत्साह भी था, डर भी लगा कि पहली बार मुझे दुबई जाना था उस सिलेक्शन सर के लिए। आप पहली बार आउट ऑफ द कंट्री जा रहे थे कंट्री जा और सर वो भी यूएन, यूएन। मतलब समझ सकते हैं आप कितनी बड़ी जगह है सामू। तो इसके लिए हमेशा मैम मुझे ना जो मेरी फैकल्टी मिली मैं हमेशा उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज करा। मेरी जो प्राइमरी की जो टीचर्स रही है, राठौर मैम वगैरह रही है। इसके बाद जब मैंने बैचलर करा तो मुझे अभिषेक वैद्य सर वगैरह सभी ने जो ग्रूम करा होटल मैनेजमेंट में भी, मुझे अभी भी उनकी सीख काम आती है। और जो मैं मुझे मास्टर्स में मेरे सीनियर्स थे सुमित कुमार झा, मेरी जो फैकल्टी थी सत्य सम्राट आचार्य सर, नवनीत सर, लबीना मैम, सब ने बहुत इनकरेज करा। तो फिर और मैं जो ये फॉर्म वगैरह भी मुझे फिलअप करा था तो उसमें भी काफ़ी उनकी हेल्प थी, उनका उनका गाइडेंस था और उन्हीं का मोटिवेशन था, स्पेशली सुमित सर का। तो फिर उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला अभिषेक जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आप मिस नहीं कर सकते, आप चाहिए जो हो आप करिए, मतलब क्योंकि जब आपने सोशल लाइफ को चयन ही किया है तो फिर आप कुछ भी चीज़ पीछे मुड़ के मत देखिए, जो होगा देखा जाएगा। उस समय थोड़ी-सी फाइनेंस की भी दिक्कत आई थी क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्या बोलते हैं फूड अकोमोडेशन जो हम लोगों को मिला हुआ था और फ्लाइट का मुझे फ्लाइट का क्या बोलते करना था, तब भी सबका सपोर्ट मिला, सब कुछ हुआ। तो जर्नी तब से वहाँ से स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर लास्ट ईयर के भी कॉन्फ्रेंस में मेरा सिलेक्शन हुआ। तब मुझे जाने में तब इतनी घबराहट नहीं हुई क्योंकि मैं पहले जा हाँ, एक बार अनुभव हो चुका था, है ना? आपको पर सर फर्स्ट टाइम में आप दुबई चले गए। तो सर कैसा लगा, मतलब वहाँ भारत से क्या अलग दिखा आपको दुबई में? जी, मैं बताता हूँ। देखिए बेसिकली जो मेरा प्राइमरी गोल था कि यूनाइटेड नेशंस की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ थे, उसके अंदर एक डेलीगेट ऑफ इंडिया के रूप में जब चयन हुआ तो एक भारत का भी एक मेरे पीछे वो था, तो एक बड़ा प्राउड मोमेंट था। वहाँ पे मैं गया, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, काफ़ी लोगों से मिला, दुनिया भर के से करीब 800 डेलीगेट्स आए थे। हाँ, 163 कंट्रीज़ से। सर इंडिया से कितने लोग गए थे उस समय पे? उस समय 3 लोग गए थे। एक अच्छा, और आप उनमें से एक थे? हाँ, उस समय एक एक लड़की थी, एक मेरी फ्रेंड थी, वो दिल्ली से थी, एक साउथ से थे। तो हम लोग 3 जने गए थे और वहाँ पे 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था वहाँ पे। क्या अपॉर्च्युनिटी डिस्ट्रिक्ट करके एक वहाँ पे प्लेस है, वहाँ पे कार्यक्रम था, तो जहाँ पे वहाँ के जो मिनिस्टर्स वगैरह यूनाइटेड नेशंस सीएफओ के काफ़ी जो क्लाइमेट में स्पेशलिस्ट थे वो लोग सभी आए थे। और डेनियर्स मैं हमेशा नेटवर्किंग को बहुत महत्व देता हूँ क्योंकि वो से हमें कहीं न कहीं आगे बढ़ने में मदद करती है। तो मुझे मेरे काफ़ी दोस्त बने और मतलब मेरे तर ज़्यादातर जो दोस्त थे वो ग्लोबल साउथ के जो जितने भी हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ और काफ़ी काफ़ी दोस्ती आज तक मतलब मेरे से है। कल भी एक मैं भी एक आने वाले समय में एक इनिशिएटिव लॉन्च करने वाला था, तो मैंने उनसे भी हेल्प ली कि मैं चाहता हूँ कि आप भी वो कंट्री में स्टार्ट करें। तो आज तक हम लोग जुड़े हुए हैं और वहाँ पे जो नेटवर्किंग मिली, इसके अतिरिक्त हम लोगों ने काफ़ी मतलब कॉन्फ्रेंस के अंदर ग्लोबल यूथ स्टेटमेंट पास हुआ था। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो सेशंस होते हैं, वो सेशंस में पार्टिसिपेट करा था। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने पार्टिसिपेट करी थी और बाकी जो वो कॉप की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद फिर जो हम लोगों का ट्रैवल रहा था। जी। तो 2023 में 2023 में आपने रिप्रेजेंट किया दुबई में फर्स्ट टाइम, जी, और सेकंड टाइम आपने बाकू में रिप्रेजेंट किया 2025 24 24 लास्ट नवंबर ईयर नवंबर। नवंबर। तो दोनों ही एक्सपीरियंस काफी अच्छे रहे आपके। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सर वहाँ पे जैसे बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, तो सर कैसा अनुभव रहता है? मतलब सब ग्रीट करते हैं अच्छे से, एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब मिलना चाहते हैं वो लोग हमसे, या हम लोगों को अप्रोच करना पड़ता है आप किसी से बात करना चाहें तो? देखिए मैम जब मतलब जितने भी डेलीगेट्स आते हैं, आप एक चीज़ मान के चलिए कि उनका सबका सिलेक्शन हो रहा है और अगर वो व्यक्ति स्वयं अपनी फ्लाइट का खर्चा बियर करके अगर वहाँ पे आ रहा है, तो वो कहीं न कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेके उसके मन में परिपक्वता है और वो उसके ऊपर काम करना चाहता है कि ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है जब व्यक्ति वहाँ तक जाता है। और मैम काफ़ी अच्छे से मिलते हैं, काफ़ी दोस्ती होती है और मैं आपको बताऊँ जो दुनिया भर में जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं यूथ के द्वारा, उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। और उनके बारे में समझने का मौका मिलता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और स्पेशली ग्लोबल साउथ की कंट्री जहाँ पे क्लाइमेट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो देखने को मिलती है ताकि हम लोग अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, उनसे मिलते हैं, ताकि हम लोग अपनी कंट्री में भी वो इनिशिएटिव को लॉन्च कर सकें, उनकी हेल्प ले कर सकें। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैं एक ग्लोबल साउथ मूवमेंट चालू करने वाला हूँ, तो उसके अंदर मुझे उनकी भी क्या बोलते हैं
हेल्प लगेगी, तो ये सब चीज़ें रहती है। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों से मिलते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत होती है, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं। कॉन्फ्रेंस के अंदर लास्ट दिन एक कल्चर का होता है जिसके अंदर सब लोग अपने कल्चर से रिलेटेड क्लॉथ पहन के आते हैं। अच्छा, हाँ, ज़रूरी होता है। बिल्कुल। सब अपने-अपने ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल बिल्कुल आते हैं, और जो कंट्री होस्ट होती है, तो वो कंट्री अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पे डांस होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। कल्चरल एक फंक्शन रखा। कल्चर एक फंक्शन रखा जाता है, सबको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। हम आज देश में हैं तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, हम भारत देश के, लेकिन जब हम भारत से बाहर जाते हैं, जब हम यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, तो हम सब दुनिया भर के जो 193 रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, वो एक परिवार है, और वो एक ऐसे वैश्विक क्राइसिस से लड़ रहे हैं, जिससे जिससे मतलब ये एक ऐसा क्राइसिस है जिससे मानव जाति जो है, अगर इसको समय पे रोका नहीं गया, तो मानव जाति का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ सकता है। तो सब लोग हम लोग मिलते हैं, तो हम सबकी कहीं न कहीं हम लोग पहले मिले नहीं होते, लेकिन हमारा एक क्या बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली एक डोर तो जुड़ी होती है, क्योंकि वो हम सब लोग क्लाइमेट पे काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल पे काम कर। जी। तो सर आपने जैसे 3-4 टॉपिक्स के बारे में बात की, जो यूएनओ में आपने रखे और जिससे सारा ही मतलब पूरा अपन बोले ग्लोबली सभी कहीं न कहीं परेशान हैं। उसमें से एक जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है आपका क्लाइमेट चेंज को लेके। जी। तो सर क्लाइमेट चेंज से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमको फ्यूचर में देखनी पड़ सकती है? और अभी भारत देश क्लाइमेट चेंज के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं इंडिया ने? और बाहर से हमको किस तरीके की मदद मिल रही है, इसके बारे में बताना चाहिए? देखिए मैम, बेसिकली क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करता हूँ। बेसिकली मैम, जो क्लाइमेट चेंज है वो वेदर के अंदर जो वेदर कंडीशन होती है, जो 4 मंथ का जो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में वेदर का वो है, साइकिल है, तो साइकिल के अंदर परिवर्तन आना क्लाइमेट चेंज कहलाता है। जो आप देख लेंगे पिछले 10 साल से इसको ये काफ़ी हमें दिखने लगा है। पहले सर इंदौर जैसे आप भी इंदौर से ही हैं, मैं भी इंदौर से ही हूँ। जब हम लोग छोटे थे तो वो हमने ऐसा कभी देखा नहीं कि गर्मी में इतनी बारिश हो रही है और सर ओले गिर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, है ना? तो शायद कहीं न कहीं क्लाइमेट चेंज का ही असर है सर। बिल्कुल। देखिए मैम, बेसिकली हो क्या रहा है कि एक जो औद्योगीकरण शुरुआत हुई है, इसके अगर आप थोड़ा-सा मुझे समय दें तो बिल्कुल, बताएँ। जैसे मैम 17th सेंचुरी के बाद जो औद्योगीकरण की शुरुआत हुई है यूनाइटेड नेशंस के सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस में यूके से। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जब औद्योगीकरण की शुरुआत हुई है, तो उस समय जो यूके था, वो बोला जाता था कि दुनिया में यूके का सूरज कभी नहीं उगता। कहीं भी आप चले जाओ, तो एक इतने बड़े देश ने जब मतलब जब औद्योगीकरण की शुरुआत हुई, तो मैम औद्योगीकरण की शुरुआत से 200 से 250 साल तक जो औद्योगीकरण हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्लाइमेट को। बिल्कुल। और उसका जो नुकसान हुआ, उसको हमको देखने को मिला 1980 के बाद। तो हाँ, जब चीज़ें हुई, जब वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो 3-4 कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की स्थापना की गई, और एक 2015 में लैंडमार्क डिसीजन हुआ, पेरिस समझौता, जिसके अंदर दुनिया भर के 193 कंट्रीज़ ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करा, और इस ट्रीटी पे साइन करा कि हम लोग जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस कम कर रिड्यूस करेंगे, उसको कम करेंगे। जो एक बहुत लैंडमार्क था, अगर हम उस पे काम करते तो कहीं न कहीं हम क्लाइमेट से बच सकते थे। परंतु वर्तमान में आप देखेंगे कि जो वर्तमान प्रेसिडेंसी है डोनाल्ड ट्रम्प की यूएसए में आई है, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया है अमेरिका को। हाँ, इसके पहले भी जब उनकी प्रेसिडेंसी आई थी, तब भी उन्होंने पुल आउट कर लिया था। वो मानते ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ होता है। अच्छा, हाँ। शायद साहब वो अभी बहुत डेवलप्ड है इसलिए। हाँ, मेरे हिसाब से मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि शायद अपना पेट भरा है तो दूसरों की भूख समझ में नहीं आती। वो वाली बात है कि उनका पेट भरा है, लेकिन वाली बात है कि इफ़ेक्ट। अच्छा, तो वो कौन से देश है जो इस चीज़ों से जूझ रहे हैं मतलब पिछले 200 सालों में जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और अब तो जिन पे रेस्ट्रिक्शन लग गया है कि आप नहीं कर सकते हो। तो वो कौन से देश हैं आपके? देखिए मैम, जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे, तो उसके अंदर जो एक एक अपर क्लास है और एक जो ग्लोबल साउथ है, जब आप वर्ल्ड का पूरा मैप देखेंगे, तो उसके अंदर जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ है, जो लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग नेशंस है, जैसे इंडिया है, साउथ एशिया की बहुत सारी कंट्री है, बांग्लादेश, और इसके अलावा चलते हैं आपका अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज़ है, ब्राज़ील है, ये जो लोग हैं ग्लोबल साउथ है। तो ग्लोबल साउथ के जितने भी जो देश हैं, वो लगभग डेवलप नहीं है। या तो डेवलपिंग फ़ेज़ में है, या तो लीस्ट डेवलप, और उनको डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए फाइनेंस।
और अब जो बात हो रही है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज को कैसे रोकें, तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम बेसिकली हो क्या रहा है कि हम जैसे देशों के लिए जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, भारत जैसे देश की बात करें तो भारत एक विशाल देश है जिसकी 1.4 बिलियन, करीब 140 करोड़ की आबादी है। और हम लोग अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? तो हम लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए हमको हमारे देश का डेवलपमेंट आवश्यक है। अब जब आप क्लाइमेट को लेके जब डेवलपमेंट करते हो तो उस समय फाइनेंस की ज़रूरत लगती है। तो मैम जो वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, जो जो दुनिया के जो विकासशील देश हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्होंने जो पिछले 200 साल से जो रिसोर्सेज़ यूज़ किया है, उसका जो उन्होंने जो उपभोग करा है, क्या वो डेवलप हो चुके हैं? तो उनको कंप्लीट करने के लिए कम से कम उनको जो ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बात हुई थी, उसको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए इसके ऊपर। ताकि जो दूसरे जो विकासशील देश हैं, वो भी अपने लोगों को डेवलप कर सकें और एक क्लाइमेट को ध्यान में रखकर एक डेवलपमेंट, जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है और एक समावेशी विकास होता है, उसको पूर्ण किया जा सके। इसके ऊपर एक टर्म यूज़ की जाती है वर्ल्ड वाइड, जिसमें होता है क्लाइमेट जस्टिस, हाँ, जलवायु न्याय। तो जलवायु न्याय का परिप्रेक्ष्य यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उपभोग किया गया है, तो अब आपकी अब जब ज़िम्मेदारी है ये, तो आपकी ज़िम्मेदारी निर्वहन करें और एक फंड जो बनाने की बात यूनाइटेड नेशंस ने की थी, वो फंड बनाएँ ताकि जो गरीब देश है, जो लीस्ट डेवलप्ड देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनको फंड मिल सके और वो उस फंड के माध्यम से एक सस्टेनेबल, एक क्या बोलते हैं, सतत विकास की ओर अग्रसर हो सके। तो क्लाइमेट एक वैश्विक मुद्दा है, इसके ऊपर खुद पॉलिटिक्स होती है और कभी-कभी इस चीज़ को लेके जब हम यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, तो इस चीज़ को लेके एक, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, गर्व की बात है, लेकिन एक गुस्सा भी आता है कि जब जो ज़िम्मेदारी जो जिन देशों को निभानी चाहिए थी, उन्होंने अभी तक वो ज़िम्मेदारी निभाई नहीं, जिसका परिणाम भोग रहे हैं दुनिया की करीब-करीब 70% आबादी, 60, सर उनको भी भोगना पड़ेगा। और उनको भी भुगतना पड़ेगा। राइट डिसीजन नहीं लिया तो आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद बिल्कुल, बिल्कुल मैम। देख रहे हैं सर क्लाइमेट की हालत कितनी खराब हो रही है। क्लाइमेट मैम कभी भी देखिए, कभी भी सरहदें पूछ के नहीं आएगा, कभी भी देश पूछ के नहीं आएगा, कोई धर्म पूछ के नहीं आएगा, कोई जाति पूछ के नहीं आएगा। क्लाइमेट का असर पूरी दुनिया में होगा और दुनिया में होगा नहीं, दुनिया में देखने को मिल भी रहा है। जब आप और हम लोग इस समय जब इंदौर में ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि पिछले मेरे हिसाब से 10 से 12 दिन में इस समय इंदौर का जो वेदर होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 40-42 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, है कितना रहता है। इस समय इंदौर में 3 से 4 बार बारिश हो चुकी है और उसमें से 2 बार बारिश में ओले गिरे हैं, जो इंदौर में कभी गिरते ही नहीं हुए। नॉर्मली बारिश में भी नहीं गिरते हैं, जब क्या भी है, यही क्लाइमेट चेंज है। हमें मतलब अगर किसी को उदाहरण देना है, तो मैं वर्तमान में यही उदाहरण लूँगा कि पर गर्मी में जिस हिसाब से ओले गिरने, यही क्लाइमेट चेंज है। आप देखिए क्लाइमेट चेंज, जब मैं क्लाइमेट के बारे में बात करता हूँ, तो एक आम आदमी बोलता है कि इससे हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए क्लाइमेट को आप ये चीज़ आप इसको मत देखिए कि बाढ़ आ जाएगी, क्लाइमेट के कारण आपका फाइनेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्लाइमेट के कारण आप जिस समय आपको क्या बोलते हैं, पंखे में आपका काम हो सकता था, उस समय आपको कूलर चलाना पड़ रहा है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके अलावा जब जब क्लाइमेट की कंडीशन जब जब अननेसेसरी पानी गिरता है, तो हमारा जो जो हमारे खेत कल्याण है, जो हमारे उस हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी उस पे भी असर होता है। और इसके अलावा जो हमारी फसलें होती है, वो फसलें वेदर के अनुसार बोई जाती है, बाहर निकल, तो जब पानी गिरता है, अननेसेसरी ओले गिरते हैं, तो जो फसलें बर्बाद हो जाती है, जिससे महंगाई होती है। जिससे वो एट द एंड जो महंगाई होती है, वो महंगाई का आखिरी घर का जो छोर है, मैं हमेशा बोलता हूँ किचन में जाके, किचन उसकी मार झेलता है और जब किचन उसकी मार झेलता है, तो पूरा परिवार उसकी मार झेलता है। तो क्लाइमेट हम सबकी ज़िम्मेदारी है। क्लाइमेट हर उस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है जो इस देश में, जो इस विश्व को, भविष्य की आने वाली जो पीढ़ी है, उनको एक अच्छा भविष्य देना चाहता है, एक अच्छा पर्यावरण देना चाहता है। उन सबकी ज़िम्मेदारी है कि वर्तमान में क्लाइमेट के ऊपर आँख बंद करें। वो एक नैतिक ज़िम्मेदारी है। हाँ ये सही एक नैतिक ज़िम्मेदारी है, अगर आपको आपका भी भविष्य और आपकी पीढ़ियों का भी भविष्य अगर सुरक्षित करना है, तो क्लाइमेट पे आपको काम करना ही पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए चुनाव में मैंने पिछली बार भी काफ़ी पत्र लिखे कि देखिए चुनाव का मुद्दा क्या होता है कि फलाना स्कीम हो गई, फलाना ये हो गया, ये सब हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरा तो प्रयास है, मैं तो
आपको भी ये चीज़ का आग्रह करूँगा और सब लाखों दर्शकों को भी आग्रह करूँगा कि आप वोट भी देने जाएँ तो आप ये चीज़ देखिए कि आपके जो आप किसको देख के आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो आपके देश के प्रधानमंत्री, अगर आप लोकसभा के लिए वोट दे रहे हैं, आप विधानसभा के लिए वोट दे रहे हैं, तो उनकी क्लाइमेट नीति क्या है? उनकी क्लाइमेट पॉलिसी क्या है? आप नेता अगर आपके पास आता है कि हमें वोट दीजिए तो आप उनसे प्रश्न करिए। आप ये भी आप चलिए, आप इस चीज़ को जो जो स्कीम्स है उसके बारे में भी प्रश्न करिए, लेकिन आप ये भी प्रश्न करिए कि आप क्लाइमेट के ऊपर क्या काम करेंगे? सर वो तो देखने को मिल ही रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी का जो क्राइसिस है, मैं तो ड्रिंकिंग वाटर सिंपल सी बात कर रहा हूँ, जो हर हर छोटे आदमी को बिल्कुल ज़रूरी है सर। है ना? पानी देखो अभी क्या इंदौर में इतनी ज़्यादा दिक्कत है। इंदौर में नहीं, ओवरऑल ही हम बात करते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर तो धीरे-धीरे बोल रहे हैं ना, इतने सारे बोरवेल्स वगैरह कर दिए हैं। क्योंकि सर इन पे कोई नीति नहीं बनी है। जिसका मन होता है, जब होता है, उतने बोरवेल्स हो जाते हैं। मतलब वही ना, प्रकृति से हमको प्यार रहा ही नहीं है। मतलब इतना मॉडर्नाइज़ हो रहे हैं हम, इतना सब कुछ आगे बढ़ रहा है, तो लोगों को सर ये कैसे समझाया जाए? मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब बोलते हैं ना, अभी इंसान बेचारा 2 वक़्त की रोटी जोड़ने में लगा हुआ है। और वहीं उसको सर जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, तो उसको लगता है कि मतलब उसको डाइजेस्ट नहीं होती सर ये बातें। तो आप कैसे बता सकते हैं सर एक उस आम आदमी को कि आपको क्लाइमेट से क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट के बारे में बात करना, किस तरीके से बात की जाए सर उनसे? देखिए मैम, इसमें हम लोग 2 तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। एक काम हम स्वयं अपने स्वयं से कर सकते हैं और एक काम जो है वो जो संस्थाएँ हैं, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट उनको करना चाहिए। मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जितना एटमॉस्फेयर है, जितना वातावरण है, हम जैसे उसका प्रचार कर सकते हैं। जैसे पॉडकास्ट के माध्यम से भी क्लाइमेट के बारे में बात करना, क्लाइमेट के बारे में बताना एक अवेयरनेस का ही काम किया। क्लाइमेट का एक एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं एसीई, एक्शन फॉर क्लाइमेट एम्पावरमेंट, वो इसी की बात करता है। क्लाइमेट एजुकेशन देना, क्लाइमेट के बारे में बताना। तो एक तो हम अपने लेवल में कर सकते हैं, जैसे आप जाके सेमिनार्स ले सकते हैं, मैं सेमिनार्स लेता हूँ, या फिर हम अपने इंस्टीट्यूट में बात कर सकते हैं, हम स्कूलों में सेमिनार्स ले सकते हैं। मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी हो वो उसने को एजुकेट कर दे, क्लाइमेट एजुकेशन दे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार को ये करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के बारे में बात तो होती है शिक्षा में, लेकिन जिस हिसाब से बात होनी चाहिए ना, तो मैं उसके लिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये चीज़ अनिवार्य करनी चाहिए कि क्लाइमेट से होने वाले हानिकारक और उसको क्लाइमेट को आप एक बड़े पैमाने पर, एक बड़े स्केल पे तो बताइए, ठीक है। लेकिन आप क्लाइमेट को ऐसे बताइए कि क्लाइमेट के कारण आपके स्वयं के जीवन पे क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे एक अभी आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि क्लाइमेट चेंज से जो महँगाई बढ़ रही है, मतलब लोगों को सब नहीं अवेयर क्या होता है। आप जानते हैं भारत में एजुकेशन, अभी भी हमको एजुकेशन पे बहुत काम करना है। जैसा आप तो सोशल काम करते ही रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब थोड़ा-सा बंदा पढ़ा-लिखा बनेगा, तो वो खाने-पीने से से हट के कुछ सोच पाएगा। ना देश के लिए या समाज के लिए, या जो अब ग्लोबली जो बात कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए। तो मतलब ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है मैम। तो जैसे एजुकेशन लेवल पे गवर्नमेंट को है ना, प्रति व्यक्ति एक एक रिसर्च की गई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना किया जाना चाहिए। अगर हम उसको वहीं पे व्यक्ति को बता दें, अगर हम एक 5 साल के या 10 साल के बच्चे में ये चीज़ इंजेक्ट कर दें, हम गलत चीज़ तो इंजेक्ट कर देते हैं। मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं पॉडकास्ट पे कि कैसी ऐसी अनगलत चीज़ें हैं जो हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों में से। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि सरकार को क्या बोलते हैं, क्लाइमेट को सिलेबस का पार्ट बनाना चाहिए, ना केवल वैश्विक परिदृश्य में, अपितु एक व्यक्ति के जीवन में कि क्लाइमेट हो रहा है, इसके आपके आपको क्या असर होगा, आपके परिवार को क्या असर होगा। और उसको एजुकेशन तब देनी, मतलब उसको ये बताना चाहिए कि आप अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति 1 साल में कितना कार्बन उत्सर्जन कर सकता है। आप एक लिमिट उसकी तय की गई है, तो और कार्बन उत्सर्जन होता क्यों है? ये बारे में अगर हम एजुकेट कर दें, अगर हम वो बच्चे के माइंड में ही एक छोटी उम्र से डालने लग जाए इस चीज़ स्कूल लेवल पे तो किया सकता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। सो उसके वे क्योंकि मैम यही तरीका है कि हम उसको क्लाइमेट जो जो क्लाइमेट की समस्या है ना, उसको हमको अपने व्यवहार में उतारना पड़ेगा। जैसे हमें अननेसेसरी लाइट नहीं जलानी है। मैं कहीं भी जाता हूँ, देखता हूँ कि काफ़ी जगह लाइट ऑन रहती है। बेडरूम की लाइट ऑन रहती है, लिविंग रूम की लाइट ऑन रहती है, वॉशरूम की लाइट ऑन रहती है। मैं तुरंत उस चीज़ को वहीं टोकता हूँ कि बंद करिए, आप बिल्कुल बंद सकी, ये भी एक क्लाइमेट का ही पार्ट है। तो हमको एक छोटे लेवल पे हमेशा मतलब कितनी भी व्यापक समस्या हो, लेकिन उसका अगर उसको समाप्त करना है, जड़ से उसको समाप्त करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि उसको बिल्कुल एक एक छोटे स्तर पे ले जाओ और उसको उस छोटे स्तर पे ले जाके उसको बिल्कुल समाप्त कर दो। तो वो जब आचरण में आएगी, जब क्लाइमेट बच्चों के आचरण में आएगा,
तो आप देखिए ये प्रोसेस धीमी प्रोसेस है, लेकिन इसका असर जो है वो लॉन्ग टर्म है। बिल्कुल जी। जैसे सर हम लोग बातें कर रहे थे तो भारत देश जैसा आपने देखा है कि 2 साइड से हमारे पास कोस्टल लाइन्स हैं, है ना? तो और हम एक ऐसे देश है जो कई देश के बीच में फँसे हुए हैं। तो हमें किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा अगर हमने क्लाइमेट को नहीं समझा या नहीं सुधारा तो? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और वो मतलब सभी को जानना चाहिए मेरे हिसाब से कि जिस हिसाब से भारत के जो आप जियोग्राफिकल देखेंगे, आप सिस्टम देखेंगे, तो भारत का जो करीब 3 तरफ से भारत जो है वाटर से आपको हिंद महासागर आपको दिखेगा। और जो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट हो रहा है, तो जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो जो उसके अंदर सबसे बड़ा खतरा ये देखने को मिलेगा 2030 के बाद हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि जो कोस्टल सिटीज़ है, जो मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, जो कोस्टल एरिया है हमारा, कोस्टल एरिया पे सीधा इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि जब सी लेवल बढ़ेगा, तो ये पानी अंदर आएगा। अंदर तो आप देखेंगे कि जो कोस्टल की कंट्रीज़ है, जो मालदीव वगैरह जो कोस्टल की कंट्रीज़ हैं, जो के बारे में बेचारे वो तो डूब ही जाएँगे। बिल्कुल, उसके ऊपर प्रेडिक्शन यूनाइटेड नेशंस की गई है कि आने वाले करीब 30 से 40 सालों में या 50 सालों में ऐसे जो जो देश हैं, वो हम लोग का मतलब वो टेक्स्ट बुक का हिस्सा हो जाएँगे कि वो भी एक देश था। हुआ करते थे वो चीज़ें। तो जिसका इफ़ेक्ट होगा और ये इफ़ेक्ट हमारे यहाँ नहीं होगा। आप देखेंगे तो जो वेस्ट वेस्ट के जो जितने कोस्टल सिटीज़ हैं, जो न्यूयॉर्क, अमेरिका वगैरह, तो जो असर होगा वो सभी पे असर होगा। और इसका वो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करने वाले लोग हों कोस्टल एरिया के लोग होंगे। क्योंकि क्लाइमेट से सीधा इफ़ेक्ट हो रहा है, सी लेवल राइज़ हो रहा है और सी लेवल राइज़ हो रहा है, जो क्या बोलते हैं कोस्टल एरियाज़ है उनमें पानी आप देखेंगे, आप वर्तमान में भी पानी की स्थिति तो खराब हो ही रही है। इस हिसाब से क्या बोलते हैं वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और जो सिस्टम है आप देखिए कि नॉर्मल बारिश में भी मुंबई का जो सिस्टम है, वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, पूरा मुंबई वाटर लॉगिंग हो जाता है, वहाँ पे कोई सही नहीं कुछ भी है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ है और ये आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होगी, मतलब ऐसे जिसका इफ़ेक्ट जो है जिससे मेरे हिसाब से यूनाइटेड नेशंस के मुझे अभी उस कोर आंकड़ा याद नहीं आ रहा है, फ़िगर नहीं आ रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि करोड़ों लोगों ने आने वाले समय में कोस्टल एरिया के कारण जो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट होगा, वो माइग्रेंट होके दूसरे शहरों में जाएँगे। और हो सकता है कि कोई विदिन अ कंट्री भी माइग्रेंट होंगे और अदर कंट्री भी माइग्रेंट होंगे। माइग्रेशन बहुत मतलब ह्यूज लेवल पे होगा, क्योंकि और माइग्रेशन केवल कोस्टल एरिया में नहीं होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब जब क्लाइमेट के कारण वेदर कंडीशन चेंज होती है और वेदर कंडीशन चेंज होने के कारण जो फसलें बर्बाद होती दुनिया भर के देशों में, जिसके अंदर देखिए भारत तो एक विशाल देश है, तो भारत के पास एक फूड बास्केट आप भारत को बोल सकते हैं। परंतु कई ऐसे देश हैं जहाँ पे फूड बास्केट नहीं है, वो जहाँ पे वो इम्पोर्ट किया जाता है। तो मैम ऐसे देशों में जिसकी जो एक विकासशील देश है, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है, वहाँ पे जब जब वेदर कंडीशन चेंज होगा और उनकी जो फसलें बर्बाद होगी, तो जिसके कारण मैम भूखमरी का अकाल उत्पन्न होगा। और भूखमरी का अकाल उत्पन्न होगा, क्लाइमेट अभी भी हो रहा है। हम ये नहीं बोल सकते कि अभी नहीं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ तो बहुत अफ्रीकन कंट्री को सफ़र कर ही रही है। लेकिन अफ्रीकन कंट्री सफ़र कर रही है, एक उनके पास एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का भी एक वो है जिसके कारण वो सफ़र कर रही है। लेकिन अभी तक क्लाइमेट के कारण जो भुखमरी पैदा होगी, तो वो भुखमरी का जो पैमाना है वो बड़े लेवल पे होगा। जिसके कारण आप देखेंगे कि वो लोग हैं जो अपनी भूख के लिए एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होंगे, माइग्रेट होके जाएँगे। तो दुनिया भर में क्या बोलते हैं कई देशों के अंदर जो है माइग्रेशन होगा क्लाइमेट के कारण। और ये केवल सी लेवल राइज़ होने के कारण भी होगा, भूखमरी के कारण भी होगा, क्योंकि क्लाइमेट हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि इंसान के अस्तित्व की बात है क्लाइमेट। तो ये चीज़ तो इफ़ेक्ट होगा और देखने को मिलेगा। और सभी जो जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं हमेशा ये बात बोल रहा हूँ। हम लोग मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि कोस्टल एरिया, तो मैं ये बता दूँ कोस्टल एरिया के अलावा जो शहर है, वो उससे प्रभावित तो सब होंगे। जब हम इंदौर की बात करें, जब इंदौर में 40 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हमारे इस समय हमारे यहाँ भी क्या क्या बोलते हैं गेहूँ खरीदने का हमारा सीज़न है। आप देखेंगे कि गेहूँ की जो क्या बोलते हैं जो रेट है वो रेट इंक्रीज़ हुआ है। तो ये मत सोचिए कि हम कोस्टल एरिया में नहीं रहते तो इफ़ेक्ट नहीं होगा, इफ़ेक्ट तो सभी पे होगा। हाँ, बिल्कुल सर। जैसा आपने अलग-अलग उसके पैमाने अलग, मुझे अक्सर छोटी-सी बात याद आ रही है, जैसे जो हमारी बड़ी-बड़ी सभ्यताएँ थी सर, सिविलाइज़ेशन, बिल्कुल जैसे जब हमने उनके डिक्लाइन की बात की,
तो जैसे मोहनजोदाड़ो था, उसको भी सर फ्लड आया था और पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। हड़प्पा एक बड़ी सभ्यता थी, वो खत्म हो गई। तो कहीं न कहीं शायद वो भी क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट रहे होंगे, क्योंकि अचानक से बोला था ना कि बाढ़ आ गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। देखिए मैम, हिस्टोरिकल तो हमें ये देखने को नहीं मिलता कि क्लाइमेट के कारण हुआ था। हाँ, पानी के कारण ज़रूर हुआ था। हाँ, लेकिन मैम देखिए, आप एक चीज़ समझिए, क्लाइमेट को ये आप ये चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी है, ये आप सबको, मैं सभी दर्शकों को बोल दूँगा कि क्लाइमेट हमने हमारे द्वारा उत्पन्न की गई समस्या है। प्रकृति तो व्यवस्थित ही चल रही थी। 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी तक प्राकृतिक व्यवस्थित चल रही थी, तो क्लाइमेट मानव निर्मित समस्या है। एक तो पहली बात, ये लोग मानते नहीं, लेकिन ये मैं बोलता हूँ हर जगह, मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, आपने अच्छा ये टॉपिक निकाला। ये मानव जन्मी समस्या है क्लाइमेट। तो मानव ही इसे सुधार हाँ, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ आपने बोला कि मोहनजोदाड़ो के समय, तो वो थ्योरी बिल्कुल एक परफेक्ट बैठती है कि पानी के कारण उनकी सभ्यता विलुप्त हो सकती थी। लेकिन मैम मेरे हिसाब से जब हम उसका रेफ़रेंस देखेंगे हिस्टोरिकल, तो उस समय क्लाइमेट की समस्या नहीं रही होगी, क्योंकि क्लाइमेट की समस्या आई ही 17th सेंचुरी के बाद है। उस समय तो औद्योगीकरण वो सब चीज़ हुआ नहीं था। मतलब मैं जब देखा था, उस समय हो सकता है वो किसी तरीके की ना भी रहे हिसाब से वो एक पर्यावरण का, जो बोल सकते हैं, जो उथल-पुथल होती है, पर्यावरण के जो कंडीशंस चेंज होते हैं, वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं, वो हो सकते हैं। लेकिन उसको जलवायु परिवर्तन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसमें देख नहीं सकते हैं। वो ज़रूर हो सकता है कि पानी के कारण, क्योंकि एक वो काफ़ी फेमस थ्योरी है कि पानी के कारण मूवी, जो ऋतिक रोशन जी की मूवी है, उसके अंदर भी ये रेफरेंस को बताया, था वही। वो रेफरेंस बताया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से कि 5000 साल, 4000 साल पहले या 2 ढाई हज़ार साल पहले आप जब रेफरेंस लेंगे, तो क्लाइमेट की समस्या के कारण नहीं, वो हो सकता है कि जो साइकिल है, प्रकृति की साइकिल, वो भी चेंज होती है, वो भी चीज़ आती है। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग स्वयं ही मानव निर्मित क्लाइमेट चेंज समस्या के कारण हम लोगों को भुगतना पड़ेगा ये चीज़। अच्छा, तो सर एक ये बहुत मतलब ह्यूज टॉपिक है, इस पर तो हम जितना बात करें उतना इसके हर एक विषय के ऊपर मेरे हिसाब से पॉडकास्ट शूट हो सकता बिल्कुल सर। और जब देखा आपने, जैसे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि स्कूल में भी, मैं तो साइंस की टीचर हूँ सर, तो मैं भी एनवायरनमेंट बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो एकदम लास्ट वाला चैप्टर दिया होता है एनवायरनमेंट, है। है ना? कॉलेज में भी आप देखेंगे जो हमारे वो नहीं होते एडिशनल सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश और एक एनवायरनमेंट, कुछ नहीं आ रहा है तो बोले एनवायरनमेंट ले लो, है ना? उसको बहुत सर एकदम ऐसा लाइटली लिया जाता है। तो सर जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस पे मतलब उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि या इसको इस और सर वो चैप्टर मैं बताऊँ आपको स्कूल में पढ़ाए ही नहीं जाते। बच्चे मुझसे कहते हैं, जब मैं वो 3 चैप्टर पढ़ाती हूँ ना सर, इकोसिस्टम, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो वो तो मैडम ये पढ़ना पड़ते हैं क्या? मतलब मुझे आश्चर्य लगता है सर कि आप बच्चे ऐसी बात, स्कूल में भी इनको प्रॉपर्ली पढ़ाया ही नहीं जाता है सर। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? इसके बारे में हम लोगों ने मैम चर्चा करी, और आपने मतलब मैं एक उस चीज़ को मैं टच कर रहा था, और आपने पूरी बात ही कर दी, जो कि होना भी चाहिए, नो डाउट कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमने उसको एक एडिशनली ले रखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल प्रायोरिटी दी है सर, और उसको उसको ना बच्चों ने प्रायोरिटी ली, ना एजुकेशन मैनेजमेंट ने प्रायोरिटी ली उस चीज़ को। तो ये प्रायोरिटी हमें अब बनानी होगी इस चीज़ को, वो उसको कंसर्न में लाना होगा। हम जब तक इसको कंसर्न में लाएँगे नहीं, तब तक हम इसका खामियाज़ा भुगतते रहेंगे, और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कैसा भारत और एक कैसा विश्व छोड़ना चाहते हैं, ये हमको खुद तय करना होगा आज, ये चीज़, और इसको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी। और मैं बिल्कुल निराशावादी नहीं हूँ इस चीज़ में, मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ज़रूर काम करेंगे, और जितना सर मतलब इस लेवल पे काम करें, क्योंकि सर क्या होता है ना, वो जैसे आपने बताया कि छोटे लेवल से लेके ही इसको हम स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब एक घर का बच्चा ही जब मम्मी को, पापा को घर जाके बताता है ये कि मम्मी आज हमने ऐसा पढ़ा था, मतलब स्कूल से उसका एजुकेशन चालू। घर में तो देखो पेरेंट्स ही सिखाते ही है कि बच्चे लाइट बंद कर दो, बारी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये चीजें जब स्कूल लेवल पे भी बताई जाएगी तो कहीं ना कहीं वो डिलीवर होंगी घर जाके, तो प्रभाव तो पड़ेगा सर, सोसाइटी समझेगी उस चीज का। मैम ये बिल्कुल सही बात है, इसको हमको हर तरीके से समझाना होगा। मैंने लास्ट टाइम बोली थी कि हमको हमारे नेचर में, हमारे व्यवहार में इसमें परिवर्तन करना होगा। जैसे हम, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारी किताबों में भी है, लेकिन उसको लिया नहीं जाता। अब काफ़ी, जैसे घर में हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं जब काफ़ी सेशंस लेता हूँ, तो घर में भी मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमारी संस्कृति में भी क्लाइमेट के ऊपर चिंता ज़ाहिर करी है। जैसे हम लोग हम बोलते हैं, हम लोगों ने
हर चीज़ को क्या बोलते हैं, हमारे कल्चर का पार्ट है, नली भी पार्ट है, खाना भी पार्ट है। जैसे हम लोग भोजन को भी बोलते हैं कि भोजन वेस्ट नहीं करना चाहिए, भोजन भी भगवान का महान पुण्य का स्वरूप है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से हम किसी भी तरीके से बच्चों को समझाएँ, हम उसके अंदर हम रिलीजन का उसमें उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप एन टी एंड तो आप इस पृथ्वी का भला ही चाह रहे हो, तो आप एक हाँ सर, करते ही है ना सर। देखो अब बात मतलब अगर इसकी बात करें मध्य प्रदेश की, तो हमारी एक बहुत बड़ी नदी है मतलब नर्मदा। बिल्कुल, बिल्कुल, जिसकी हम पूजा करते हैं। साल में उसकी जयंती मनाई जाती है, कि नर्मदा जयंती मनाई जा रही है ना? तो वो कम से कम बताया तो जाए कि यार उसका उद्देश्य क्या है? नदियों को बचाना, पहाड़ों को बचाना, प्राकृतिक जो जितनी भी चीजें हैं उनको बचाना क्यों जरूरी है? बिल्कुल आपने नर्मदा जी का नाम लिया, मैं एक आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ कि मेरी नानी का घर है बड़वानी में, और बड़वानी से करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक घाट है, राजघाट, यहाँ पे नर्मदा। वही सुना है। तो मुझे याद है कि काफ़ी समय हो गया, मैं तो सालों तक गया नहीं अपने मामा के यहाँ। लेकिन जब मैं उस समय जाता था तो हम लोग नहाने जाते थे, तो घाट काफ़ी नीचे बना हुआ था, ब्रिज दिखता था, ब्रिज से वो था और घाट नीचे बना हुआ था और मंदिर ऊपर था, फिर हम लोग सीढ़ियों से नीचे जाते थे, घाट था और फिर हम उसमें भी घाट में आगे जाते थे क्योंकि वो एक पूरा सपाट बना रहता था, तो हम लोग आगे जाके नहाते थे। इस बार मेरी मम्मी गई थी और मम्मी बताती है कि अब वो घाट तो दिखता ही नहीं है। अब जो नदी का पानी है, नदी का पानी मंदिर टच कर चुका है। जबकि वो मंदिर और वो घाट का जो आप एक ऊँचाई देखेंगे, वो करीब 3 मंजिल मकान है। बोले ऐसा, फिर मतलब वहाँ पे नहाते कैसे हैं? तो मम्मी ने बोला कि जो मंदिर है, मंदिर के साइड में इन्होंने एक अस्थायी घाट बना दिया है और वहीं किनारे से आप नहाओ। तो आप देखिए कि मैं हमेशा ऐसे एग्ज़ाम्पल लेना मतलब बताता हूँ। एक तो जो मेरा अनुभव और जो हमारे कल्चर से रिफ्लेक्ट करते हुए नर्मदा नदी नदी का आपने बात करी, तो ये सब चीज़ें हैं और ये बिल्कुल जो देखने को मिल रही है। देखिए क्लाइमेट के ऊपर हम लोग 5 साल, 4 साल पहले बात करते थे, 3 साल पहले, तो बोलते थे अरे ये तो भविष्य की समस्या है। लेकिन क्लाइमेट भविष्य की नहीं, वर्तमान में ही क्लाइमेट अपना स्वरूप दिखा रहा है, मेजर कंडीशन चेंज। वो देखिए क्लाइमेट एक आप उसको एक पर्टिकुलर एक उसको टर्म में नहीं ले सकते, आप उसको पर्टिकुलर एक चीज़ में नहीं ले सकते, आप उसको एक वेदर कंडीशन से नहीं जोड़ सकते। क्लाइमेट हर चीज़ में इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहा है और वो सीधा जुड़ा हुआ है प्रकृति से। अगर आप अ, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल नदी में कोई दूषित हो रही है नदी या फिर कुछ चीज़ हो रही है, तो आप उसके पीछे रेफ़रेंस देखेंगे तो क्लाइमेट आ ही जाएगा। जो जिस हिसाब से अभी चुनाव में अ, पहली बार मुझे शायद याद नहीं है, जितना मेरी समझ है बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, दिल्ली इलेक्शन में यमुना काफ़ी बड़ा मुद्दा बना था। बिल्कुल सर, हाँ। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी कि चलिए कम से कम चुनाव में दिल्ली जैसे इलेक्शन में जहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसी स्कीम चला रखी सोशल वेलफेयर की, उसके अंदर यमुना एक मुद्दा बना। जब उन्होंने एक दूसरे के घर बॉटल भेजना भी शुरू करा कि गंदा पानी है या पानी है, तो एक यमुना मुद्दा बना और मेरे हिसाब से वो भी एक इफ़ेक्ट रहा। लोगों ने वो भी सोच समझ के वोट डाला कि भई यमुना साफ़ तो होनी चाहिए। और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने इस चीज़ को एग्री करा कि यमुना साफ़ होनी चाहिए थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया। सर यानी ये क्लाइमेट से जुड़ा है। सर एक छोटी-सी मैंने कई मैं रील्स और शॉर्ट्स देखती हूँ, तो उसमें जो दिल्ली के आस-पास के जो छोटे-छोटे एरियाज़ हैं, अपने मुंबई के आस-पास के, जहाँ पे मतलब बहुत वो नहीं मतलब झुग्गी-झोपड़ी वाले जो एरियाज़ है ना? वहाँ पे आप देखोगे सर, वहाँ पे भी ड्रिंकिंग वाटर की बहुत समस्या है। और ये जो होता है ना, जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, डंपिंग यार्ड्स है, उनके आस-पास जो लोग रहते हैं सर, मैंने मतलब एक देखा, तो मतलब वो इतना मार्मिक था मेरे लिए, मुझे इतना बुरा फ़ील हुआ कि सर छोटे-छोटे बच्चों को सब डिज़ीज़ है सर। उस पानी को पीने से, उस एनवायरनमेंट में रहने से, कहीं न कहीं उनके पैर में कुछ हो रहा है, किसी के बच्चे के गले में कुछ हो रहा है। और सर वो पानी आप देख लोगे ना, तो आप पी नहीं सकते हो, लेकिन वो बच्चे वो पानी पी रहे हैं। मजबूर है वो पानी पीने को। बिल्कुल एक्यूरेट आपने बात बोली, धारामी। देखिए भारत बहुत तरक्की कर रहा है, नो डाउट। हम फलाना उसमें ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जब दुनिया दुनिया या एशिया की सबसे बड़ी इस्लाम कॉलोनी का नाम आता है, तो उसमें भी भारत है। धारावी मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है कि शायद एशिया की शायद सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी है। तो हमें इस पे भी काम करना चाहिए। जब भारत किसी अन्य चीज़ों पे पहले नंबर पे आ रहा है, बेल उठाना चाहिए। नो डाउट 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाएँ आना चाहिए। लेकिन हमें उन पैरामीटर पे भी हमें देखना होगा कि जिस पे जैसे स्लम एरिया में जो धारावी है, उसका रीडेवलपमेंट का काम शायद अब चालू करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ऐसी जितनी भी स्लम एरियाज़ हैं भारत के,
धारावी तो काफ़ी फ़ेमस है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, लाखों लोग रह रहे हैं वहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से सरकार को ऐसी स्पेसिफ़िक योजनाएँ लानी चाहिए, इसके अंदर जो स्लम एरियाज़ है, भारत के बड़े-बड़े स्लम एरियाज़, उसके ऊपर काम करें काम दर करें सर। सर वहाँ की एनवायरनमेंट पे स्पेशली कि वहाँ के लोग कैसा खा रहे हैं, कैसा रह रहे हैं और सब जैसे आप तो यूथ पे काम करते हैं सर, कि जब एक बच्चा ही स्वस्थ नहीं होगा सर, तो यूथ बनने तक की उसकी जो जर्नी है सर वो तो वैसे ही खत्म हो जाती क्योंकि इतनी डिज़ीज़ हो जाएँगी, इतनी बीमारी। आपने देखा हो सर भारत में कभी भी मतलब डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन तो सुनने को ही नहीं मिलता था। मतलब भारत अपने आप में एक इतना खुशहाल देश है कि यहाँ पे बीमारियों की तो जगह ही नहीं थी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि एवरी सेकंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और सबसे बड़ी बात कि सब छोटे बच्चे हैं। चलो बड़े बच्चे हो तो समझ में आता है क्योंकि अब वो जेनेटिक भी हो रहा है सर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा बिल्कुल, ये देखिए मैं बेसिकली हम लोग बात ही कर रहे थे कि हल आप जब चाहेंगे इसके मूल चरित्र में तो आपको क्लाइमेट की चीज़ दिख जाएगी, एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट दिख जाएगा। तो इस पे ना मेरे हिसाब से है ना छोटा-छोटा काम करने से अब काम नहीं होगा क्योंकि अब हम 2025 में पहुँच चुके हैं। हम लोगों को काम करना होगा बड़े पैमाने पर। सरकारों को एक पर्टिकुलर इसके लिए देखिए क्लाइमेट के लिए एक मिनिस्ट्री बनी है। मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मिनिस्ट्री बनी है। देश में बहुत मिनिस्ट्री है तो क्लाइमेट पे भी बनी है इस चीज़ पे। लेकिन क्लाइमेट के ऊपर एक रोड मैप भी बना हुआ है, 5 साल वाला रोड मैप है, यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइन है। लेकिन हम लोगों को एक युद्ध स्तर पे क्लाइमेट के ऊपर काम करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, राज्य सरकार की भी ज़िम्मेदारी है और स्थानीय नगर निकाय की भी ज़िम्मेदारी है और एक संस्था की भी ज़िम्मेदारी है और एक व्यक्ति की भी ज़िम्मेदारी है। मतलब चुनाव पे इसको सिर्फ मुद्दा ना बनाया जाए सर, ताना मुद्दा बना के सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, वाकई इस पे काम करने की जरूरत है। हाँ, और एक युद्ध स्तर पे काम करने की ज़रूरत है क्योंकि एट द एंड देखिए क्लाइमेट के कारण आप 140 करोड़ की हमारी आबादी अगर हमारे लिए ज़रा-सा नुकसान तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हम इतनी बड़ी आबादी है। तो क्लाइमेट पे एक युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट सबको एक रोड मैप बनाना चाहिए प्रॉपर, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ उसके ऊपर काम एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो किस लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। ताकि हम लोग हमारे वर्तमान 140 करोड़ की आबादी और जो हमारा जो जो एक 35 साल के जो सबसे युवा आबादी वाला देश है भारत, उनकी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी हम लोग कैसे सुरक्षित, समृद्ध और पर्यावरण के अनुकूल भारत दे सकें। तो ये बहुत ज़रूरी इसके ऊपर काम होना चाहिए और अब काम देखिए, काम केवल वहाँ तक सीमित नहीं है कि हमने पेड़ लगा दिया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पेड़ लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेड़ लगाने के बाद उसका आपने कितना ध्यान रखा। तो मैं हमेशा पूछता हूँ, मेरे से कोई बोलता है आपने पेड़ लगाया तो मैंने बोला जब सामने वाला बताता है कि हमने इतने पेड़ लगाए, तो मैं उसमें से ये बोलता हूँ कि उसमें से कितने पेड़ ज़िंदा है वो कितने साल के हैं। सी क्योंकि पौधा लगाने के बाद उसको आप मैं हमेशा बोलता हूँ कि पौधे का ध्यान ऐसे रखो जैसे आप बच्चे का ध्यान रख रहे हो। बिल्कुल। तो पौधे मैंने अपने घर में एक छोटा-सा गार्डन बना रखा है, तो मैंने उनको जब मैं इंदौर में नहीं होता हूँ, तो मेरे माता-पिता उसका ध्यान रखते हैं। तो एक घर में गार्डन बना है। ये सब चीज़ें, ये छोटी-छोटी चीज़ें लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें लानी चाहिए और अवेयरनेस के कार्यक्रम हो रहे हैं, नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश जहाँ पे करीब 39 लाख करोड़ का बजट है, साढ़े 500 बिलियन डॉलर का बजट है, इतने तो दूसरे देशों की जीडीपी नहीं होती, इतना हमारा बजट है, जो दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। उसके लिए एक होना चाहिए कि क्लाइमेट के ऊपर एक अलग से बजट निकाला जाए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले एक रेलवे बजट आता था, कोई अगला रेलवे तो उसको तो मर्द बच कर दिया। पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलग ना लॉन्च करे, लेकिन विदिन अ बजट ही एक एक पर्टिकुलर सेक्शन पे क्लाइमेट को लेके एक बजट अलॉट करे कि हम जीडीपी का इतना खर्चा कर रहे हैं। सबका देखिए, सब सुरक्षा पे खर्चा भी ज़रूरी है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सब चीज़ों पे खर्चा ज़रूरी है, लेकिन एट द एंड क्लाइमेट के ऊपर भी जो चिंता है, चिंताएँ कागज़ से उतर कर धरातल पर जिस दिन आ जाएगी, और मैं हमेशा बोल रहा हूँ सिर्फ़ गवर्नमेंट का काम नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट का काम नहीं है कि गवर्नमेंट अपने एक लेवल तक काम कर सकती है, पॉलिसी निर्धारण कर सकती है, इसके अतिरिक्त बजट अलॉट कर सकती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रशासनिक है, प्रशासन का भी काम है। प्रशासन के बाद वो ज़िम्मेदारी सिविल सोसाइटी की है, सिविल सोसाइटी के बाद ज़िम्मेदारी आपकी, मेरी और हमारे सभी दर्शकों की है। हम सबकी ज़िम्मेदारी है। इसमें किसी एक को आप टारगेट नहीं कर सकते, हम सबको सबको मिलकर इस जो भारत जैसा जो खूबसूरत देश है, ना केवल भारत पूरे विश्व में, हम लोगों को एक ऐसा विश्व का निर्माण हो जिसमें आने वाली पीढ़ियाँ अ, अच्छे से फल-फूल सकें और उनको एक कम से कम एटलीस्ट हम एक अच्छा सुरक्षित वातावरण दे सकें जो जो ज़रूरी, और एक एक जनरेशन
एक ऐसी जनरेशन डेवलप करे जो क्लाइमेट के अनुकूल हो, क्योंकि अगर हमने वो जनरेशन एक बार डेवलप कर दी तो मेरे हिसाब से वो भी जिस हिसाब से गलत चीज़ का प्रसार काफ़ी जल्दी होता है और सही चीज़ का प्रचार होने में समय वो एक लेगेसी रहनी चाहती है ना सर। लेकिन वो एक स्थायी होता है, तो ये होना चाहिए। हाँ, जैसे वो एक लेगेसी बन जाएगी कि हाँ, मेरे बच्चों ने किया, फिर उसके बच्चे करेंगे, फिर उसके बच्चे करेंगे। बिल्कुल सर। तो सर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना, जितना बोला क्लाइमेट के ऊपर तो मतलब मैंने जब से काम करना शुरू करा, मैंने काम करना फूड डिस्ट्रीब्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है जीरो हंगर, उस पे मैंने काम करना जब से स्टार्ट करा और उसके बाद से फिर मैंने क्लाइमेट के ऊपर स्टार्ट करा, तो वो दोनों काम एक साथ मैं कर रहा हूँ। और क्लाइमेट में मेरा एक मिशन भी है कि हम लोग ऐसे लीडर बनाएं जो क्लाइमेट के अनुकूल पॉलिसी बनाएं। तो हम लोगों को हमारे हमारे घर पे हमारी जो जनरेशन है उनको भी अवेयरनेस करना है और हमें ऐसे लोगों को भी प्रमोट करना है जो क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए भारत में आप सर्च करिए, आपको फला फला चीज़ बाँटने वाला मुख्यमंत्री मिल जाएगा। आपको इस मुख्यमंत्री ने ये कर दिया, इस प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जिस दिन इस देश में हमें ये पता चल जाएगा कि ये यूथ लीडर है या ये लीडर्स है जो क्लाइमेट की बात कर रहा है, इसके ऊपर एक विज़न है, उसकी एक क्लैरिटी है, ताकि हम ऐसे लोगों को भी प्रमोट करें। देखिए, हम लोगों को आजकल क्या है कि चुनाव में वो मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे चुनाव जीता जा सके। बिल्कुल सर। इसमें नो डाउट। तो ऐसे मुद्दे भी इस देश में आने चाहिए जिसमें क्लाइमेट एक आधार बने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक आधार बने, ह्यूमन डेवलपमेंट एक आधार बने, जहाँ पे ना केवल सड़क, बिल्डिंगों को डेवलपमेंट माना जाए। अपितु देखिए एक एक बड़ी अच्छी थिंकिंग है, मैं इन जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ पे ना विकसित भारत की बात हो रही थी। अगर आप समय दो तो मैं बताता, वहाँ पे विकसित भारत की बात हो रही थी। तो मैंने काफ़ी सबको सुना, काफ़ी यंग लीडर्स बिहार के बैठे हुए थे, मैं भी कॉन्फ्रेंस में था, फिर मेरा नंबर आया बोलने का। तो मैंने उनको एक बात बोली, देखिए विकसित भारत क्या? भारत एक राष्ट्र है, विकसित होना चाहिए, नो डाउट 140 करोड़ लोग हैं, डेवलपमेंट टॉप एज है। लेकिन विकास कैसा होना चाहिए? तो विकास ऐसा होना चाहिए सिर्फ़ सड़क बना देना, मेट्रो चला देना, बिल्डिंग बना देना, मॉल बना देना, ये डेवलपमेंट का या सर हमें तो किसी महिला को जस्ट 1500 रुपए दे देना, हाँ, 1500 रुपए दे दो। क्योंकि सर ये डेवलपमेंट का एक पैमाना हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण डेवलपमेंट नहीं। नहीं है बिल्कुल सर। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए सर्वोदया वाला। डेवलपमेंट होना चाहिए, समावेशी डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसके अंदर शुरुआती अगर डेवलपमेंट का कोई आधार है, तो डेवलपमेंट का आधार ह्यूमन होना चाहिए। जब इंसान ग्रो करेगा, जब इंसान डेवलप होगा, आप देखिए एक चीज़, अगर इंसान बाहर कचरा ना फेंके, तो डस्टबिन की आवश्यकता ही ना रहे। बिल्कुल ठीक है, आप डेवलपमेंट के नाम पे डस्टबिन रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सब जगह डस्टबिन रखा है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आपका जो डेवलपमेंट का आधार होना चाहिए, जो स्वच्छता का आधार होना चाहिए, वो होना चाहिए जन भागीदारी। इसके लिए मैं एक चीज़ के लिए बधाई इंदौर को दूँगा कि जिस हिसाब से 2015 के बाद जन भागीदारी वाला रहा है, कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, कुछ भी कचरा होता है तो जेब में रख लेते हैं, बाहर नहीं फेंकते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत डेवलप हुई है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेवलपमेंट का जो आधार होना चाहिए वो ह्यूमन होना चाहिए। ह्यूमन से बढ़कर डेवलपमेंट ज़मीनी स्तर पर जाए। बिल्कुल सेकंड, आजकल हो क्या रहा है, आजकल ये यहाँ भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, परिपेक्ष पूरे विश्व में ही है। है। विश्व में जो हो रहा है कि सड़कों से डेवलपमेंट काम हो दिया, बिल्डिंगों से जोड़ दिया गया। ये भी है, नो डाउट होना चाहिए, ये भी है। लेकिन अगर एट द एंड इंसान को ही आप डेवलप नहीं करेंगे, उसको ह्यूमन को डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो आप ये सब डेवलपमेंट करने भी देंगे तो उसका कोई कुछ ज़्यादा उसको यूज करने वाली नहीं बचेगी ना सर। आपने सड़कें बना दी, फैक्ट्रीज बना दी, इंडस्ट्रीज बना दी, और उसको यूज करने वाले बीमार है। 10-10 तरीके की उनको बीमारी हो रही है, और मतलब एजुकेशन के नाम पे जो दिया जा रहा है वो जस्ट फॉर्मेलिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो ये जैसे ये सर ये इंडिविजुअल ह्यूमंस को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि और मैं ये आप है ना कि ये क्या होता है ना सर, अभी जो चुनाव में होता है ना, ये लालच में आ जाते हैं लोग। जो छोटा सा, जैसे आप तो वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करते हैं, मैं भी कई बार बोलती हूँ सर कि आपने एक महिला को सर अगर 1500 रुपए दिए हैं ना, तो आपने सर उसकी जो वैल्यू थी ना, उसको गिरा दिया है सर। मतलब 1500 रुपए आपने क्या डेवलप किया उसका? ना आपने उसके मतलब मूल्यों पे काम किया, ना आपने उसकी हेल्थ पे काम किया, ठीक है? ना आपने उसके एजुकेशन पे काम किया, आपने 1500 रुपए देके उसको बिठा दिया। और मेरा ऐसा मानना है सर कि आज भारत की महिला, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, अगर वो बाहर जाके झाड़ू पोछा भी करती है ना सर, तो 15,000 रुपए कमाती है। तो ये तो यही हो गया ना कि आपका जो वेज था उसको गवर्नमेंट ने कैसे माप लिया? 1500 रुपए में।
और ये देखिए ना बहुत अच्छा आपने टॉपिक निकाला। ये शुरुआत बंगाल इलेक्शन से हो। बंगाल इलेक्शन विधानसभा का वहाँ से लॉन्च हुई थी ममता बनर्जी जी ने इस स्कीम को लॉन्च करने के बाद फिर ये पूरा एक चलन बना और आज तक कल चला, मतलब ये चलाई कांग्रेस का पार्ट है। देखिए हमारे संविधान में सोशल वेलफेयर की बात की गई, होना भी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है अगर कोई गरीब है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है तो होना भी चाहिए। लेकिन सरकार को अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। जो नैतिक ज़िम्मेदारी है ह्यूमन डेवलपमेंट की वो है महिला सशक्तिकरण। बिल्कुल सर। अब जैसे काफ़ी नाम लेना उचित नहीं होगा लेकिन काफ़ी मुख्यमंत्रियों ने कमेंट करी है कि हम लोग 2000 रुपये या 3000 रुपये महीना दे के हम दुनिया का सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट का अभियान चला रहे हैं। तो पैसा देना कब से एम्पावरमेंट हो गया? वही सर, एम्पावरमेंट तो इंटरनल होता है ना सर। एम्पावरमेंट अगर आपको वुमन का करना है तो सबसे पहले तो आप अपने लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए ताकि एक महिला घर से बाहर रात के 2 बजे भी निकले तो सुरक्षित महसूस करे। बिल्कुल सर। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, महिलाओं का सशक्तिकरण कितना हुआ? आप आज आप पैमाना नाप लेते हैं कि भाई फलाना 75% या 70% हमारा लिटरेसी रेट है। मैं कहता हूँ उसको वुमन में ट्रांसफ़र करिए और देखिए वुमन का कितना है। बहुत कम निकलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज वुमन कितनी झिझक रही है कोई भी काम करने में, काफ़ी आगे निकल चुकी है इसमें नो डाउट। लेकिन आप जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएँगे तो ये ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति वही है जो ये क्षेत्र की ये मापना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट का जो आधार है वो फिर वहीं पे बात आ जाती है कि डेवलपमेंट का आधार पैसा नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट का आधार होना चाहिए व्यक्तित्व विकास। बिल्कुल सर, हम वही ना कि पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो विकास। कि आप 1500 रुपए से सर आगे का सोच ही नहीं पाओ। आपको 1500 रुपए देख के आपकी सोच को क्या कर दिया, आपके डेवलपमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है सर। आप काम करना नहीं चाहोगे। एक बेसिक फीमेल की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होती है सर। अगर उसके घर में सब कुछ ठीक है तो उसके लिए ठीक है, 1500 रुपए फालतू के आ रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है ना कि मेरा तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं, जब मैं बाहर नहीं जाऊंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करती हूँ, तो मैं तो वहीं की वहीं हूँ, मेरा तो कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। वुमन डेवलपमेंट एक इसके ऊपर मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा। अभी जो भारत की G20 प्रेसिडेंसी थी उसके अंदर एक कोर टॉपिक था वुमन लीड डेवलपमेंट, महिला नेतृत्व विकास। तो यह एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें मतलब मैंने इसको जितना पढ़ा है, जितना समझा है कि एक जितना व्यक्ति का जो ये क्या बोलते हैं लीड जो डेवलपमेंट का भी आधार है विश्व में, वुमन लीड डेवलपमेंट भी उतना ही आवश्यक है। उतनी ही बराबरी के साथ उसको मिलना चाहिए। और देखिए अगर हमारे दर्शकों को समझाने की बात की जाए, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो चुका है। देखिए, मैं कैसो एक आपको जाना-पहचाना एग्ज़ाम्पल दूँगा ताकि आप समझ सकें। जैसे बॉलीवुड में या फिर और कोई सा भी आप उस पे देख लीजिए, तो आप देखिए कि हीरो की जो फ़ीस होती है, वो कितनी होती है और एक वुमन की फ़ीस कितनी होती है। बिल्कुल सर, ये हर जगह है। ये हर जगह आप मजदूर जो होता है ना सर अपने घर में, मैंने एक दिन ऐसे आए थे तो उनसे पूछा, एक मतलब आंटी जी थी और एक भैया थे, दोनों सेम काम करते थे। तो मैंने पूछा आपको कितने पैसे मिलते हैं? बोले ये मुझे तो मैडम 500 ही रुपए मिलते हैं, या कभी-कभी तो 300 ही मिलते हैं, पर ये भैया को 700 रुपए मिलते हैं। काम सेम है सर, कुछ भी अलग काम नहीं है, बताओ। एक ही काम के दो, जस्ट जेंडर के बेस पे आपको क्या डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और आपको पैसों में इतना अंतर आ गया सर। पैसों में इतना अंतर आ गया जो कि गलत है। बिल्कुल सर। क्योंकि काम तो दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो यह चीज़ है और ये नैरेटिव जो है हमको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसे वुमन महिला सशक्तिकरण, वुमन लीड डेवलपमेंट की आवश्यक है। सर इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, कि हमारे भारत देश की दो इतनी मतलब सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि फौज में भी महिलाएं हैं सर। और सर उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी लड़कियों को, जो सर डरती हैं कि यार हम कैसे पुलिस में चले जाएं, कैसे। ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर कैलिबर है ना सर। कई लोगों ने प्रश्न उठाए सर, कई लोगों ने डिबेट की है उनके नाम को लेकर, धर्म को लेकर, है ना। लेकिन सर हम उन सब चीज को ना देखें, और वो सब जब फौज में कोई भी महिला जाती है ना, तो सर वो महिला नहीं होती, वो सिर्फ एक फौजी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर अगर उन्होंने वो लेवल अचीव किया है तो सर वो उस लायक होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ऑफिसर्स नहीं है सर, मेल भी है। लेकिन अगर कोई फीमेल उस लेवल पे पहुंची तो सर उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा। बिल्कुल, आपने एक वर्तमान में जारी टॉपिक का करा है, मैं इसमें थोड़ी-सी आपके 2 मिनट लूँगा। देखिए, जब ये अटैक हुआ, पहलगाम में जब अटैक हुआ, तो ये अटैक के पीछे मंशा क्या थी? अटैक के पीछे जब हम उन्होंने जो धर्म देख के टारगेट किया गया, तो उसमें ये मंशा थी कि भारत जैसा विशाल देश, 140 करोड़ की आबादी, 5000 से ज़्यादा हमारे यहाँ लैंग्वेज और पेपर चलते हैं। बिल्कुल।
कहीं जाती है, मतलब ये बहुत अच्छा खूबसूरत, मैं दुनिया के बाहर जब जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ भारत जैसा ब्यूटीफुल, क्योंकि ये वो एक फूलों का एक बगीचा है जिसके अंदर सब प्रकार के फूल है। तो हमारे जो बगीचे को तहस-नहस करने का प्रयास करा आतंकवादियों के द्वारा, ताकि हमें धर्म के नाम पर बाँटा जा सके, से ये उसने करा। और इसको इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, हमारा संविधान बोलता है भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी का सर्टिफ़िकेट की इसमें प्रमाणता की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए जब हमारे 2 कमांडो, बिल्कुल सर। जो क्या बोलते हैं, दोनों महिलाएं थी सर। ठीक है, वो अपने सरनेम, धर्म से प के वहाँ पे नहीं पहुँची, वो अपनी काबिलियत से काबिलियत से पहुँची। तो भारत ने इस चीज़ को रखा, और जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग हुई तो दुनिया को ये बात बताई कि हमको किसी के सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता नहीं है। बस सर, हाँ। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारा, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ भारत का मूल चरित्र है धर्मनिरपेक्षता। मैं कई बार ये चीज़ बोलता हूँ कि हमने सभी को आत्मसात करा है। हम वो कंट्री नहीं है कि हम पे अगर किसी ने अगर हम पे किसी धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश की गई है या कोई जात-पात के नाम पे लड़ाने की कोशिश की गई है, तो भारत ने उसका प्रतिकूल उत्तर दिया है। भारत बहुत, क्या बोल सकते हैं, एक खूबसूरत लोकतांत्रिक जो मूल्य है भारत के, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिखे, इस चीज़ को बताते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, किसी से प्रमाणिक की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो आज़ादी 1947 में हुई है, वो किसी धर्म के नाम पे नहीं हुई। हमारा देश आज़ाद हुआ है, भारत के करोड़ों लोगों ने मिलकर जो वहाँ पे क्या कहते हैं संविधान सभा गठन हुआ था, उसके अंदर हमारे जो 300 से भी ज़्यादा जो क्या कहते हैं मेंबर थे, उन्होंने भारत के हर जाति धर्म को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया। बड़ी खूबसूरत पुस्तक है, संविधान बनाया, वो संविधान के नाम पर आज तक देश चल रहा है, जिसके अंदर कभी भारत के कितने देशों में मिलिट्री कू हो चुका है, लेकिन भारत जैसा, आप देखिए दक्षिण एशिया में एक काफ़ी अच्छा एक रिसर्च हुआ था, उसके ऊपर ये बात कही थी, दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक पनप नहीं सकता, लेकिन भारत उस चीज़ पर इस चीज़ को बताता है कि ना केवल लोकतांत्रिक पनप सकता है, हमारा लोकतांत्रिक परिपक्वता की ओर बढ़ते जा रहा है। 90 करोड़ से ज़्यादा वोटर है, और क्या बोलते हैं सभी धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, कुछ हादसे होते हैं, कुछ चीज़ें होती तो कहाँ नहीं होती। ज़रा एक छोटे से परिवार में भी जब होती है। हाँ, इतना बड़ा देश है। तब 4 लोग 10 लोग इस परिवार में रहते हैं तो बर्तन खटकते हैं। कहाँ से ऐसा विशाल देश है, होता है वो सब चीज़ें। लेकिन सबसे खूबसूरत है हमारा संविधान आज तक चल रहा है, हमारे यहाँ कभी मिलिट्री कू नहीं हुआ है, सिविल अथॉरिटी हमारे यहाँ टॉप पे रही है, जब से भारत बना है तब से। आप देखिए हम जब बात कर रहे हैं तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है, को भी नमन करना चाहिए। भारत के आज़ाद आधुनिक भारत के जो स्वप्न देखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनकी आज हम लोग आज ही शूट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो उनको भी नमन है, और बहुत शानदार और करिश्माई व्यक्तित्व रहे वो। तो आप देखिए कि भारत ने एक साइंटिफिक अप्रोच को अपनाया, हमने हमारे रिलीजन को भी साथ में रखा, साइंटिफिक अप्रोच भी अपनाया, और अब एक 75 साल की जर्नी क्रॉस करके हम लोग अब आगे बढ़े हैं। आप देखिए दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में, बांग्लादेश आप देख लीजिए, बांग्लादेश बना, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, आप अफ़गानिस्तान को देख लीजिए। भारत एक परिपक्व लोकतंत्र है जहाँ पे सिविल अथॉरिटी हमेशा टॉप पे रही है, और सिविल गवर्नमेंट को जो लोगों ने जनता को चुना है, वोट देने का अधिकार है, वो वोट देने का अधिकार जो व्यक्ति जिसको वोट देता है वो जाके उस पद पर पहुँचता है, और वो रूल करता है। तो एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था चली आ रही है, और जो निरंतर चल रही है, मतलब इसके अंदर कोई लोकतंत्र का पैमाना कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र बरकरार है। अगर आप कंपैरिज़न दक्षिण एशिया में दूसरे देशों से करूँ तो अभी तक चल रहे हैं। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के तो ये कहने थे कि अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश बनेगा तो कितना चले ये बोल नहीं सकते। लेकिन आज देखिए जो जिस देश ने हमारे पे राज करा हम उसको सरपास कर चुके हैं। और हम लोग जब बात कर रहे हैं तो शायद कल या परसों भी कल ही की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीति आयोग की घोषणा है कि भारत जो है चौथे नंबर पे आ चुका है। तो एक जीडीपी में भी ग्रोथ कर रहा है। जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इसमें भी मेरा एक संशय है, एक चीज़ ये चीज़ है कि जीडीपी हम लोग नाप रहे हैं, लेकिन भारत जैसा देश जहाँ पे एक असमानता का भाव है, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी जो जो हमारे लोकतंत्र में जो खामियां हैं, हमारी सोसाइटी में जो खामियां, हमको उस पे बात करने से भी परहेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम खामियों पे बात नहीं करेंगे तो हम आगे ग्रो नहीं करेंगे। खामियां गर्व है, नो डाउट हमें गर्व है, हमारी विरासत है, हमारी गर्व है, हज़ारों साल की विरासत है, एक परिपक्व लोकतंत्र है, लेकिन हमें जो खामियाँ हैं, हमें उसको पूरा खामियों की बात नहीं करेंगे तो उसको दूर कैसे करें? जब को दूर नहीं करेंगे तो हम एक समावेशी समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं? सो भारत जो और जो
जो क्या बोलते हैं जिसकी डेवलपमेंट जो जिसकी जीडीपी डेवलप हो रही है, तो जो एक इन जो असमानता का भाव है, इन इक्वलिटी का जो भाव है, उसको सरकार को दूर करना चाहिए। और जो वेल्थ ऑफ कैपिटल है, वो समान रूप से सबके पास आनी चाहिए, इसकी भी सरकार को चिंता करनी चाहिए, ताकि जनता केवल कुछ परिवारों के कुछ कंपनियों के संस्थान तक सीमित ना रह सके, तक डेवलपमेंट सीमित ना रह सके। डेवलपमेंट का आधार 140 करोड़ है। फिर न वही वाली बात याद आती है कि जो क्या बोलते हैं व्यक्तित्व विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जो वेल्थ ऑफ कैपिटल है, वो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल सके, हर व्यक्ति को एक नया अवसर मिल सके, ताकि वो एक नौकरी की बात ना कर सके, वो व्यापार की बात कर सके। ना केवल व्यापार की बात कर सके, उसको अपितु ऋण मिल सके, ताकि वो एक व्यापार खोल सके। और भारत की जो समृद्धि है, वो समृद्धि का आधार बड़े शहरों तक ना सीमित होके भारत के गाँवों तक सीमित हो। बिल्कुल सर। तो वो बहुत एक अच्छा लगा सर कि आप इतना कुछ सोच रहे हैं देश के लिए। शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से कई लोग इस बात को समझेंगे। और सर यहाँ आने के लिए और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। तो सर मैं प्रिया झाला आपका फिर से एक बार सैल्यूट अकेडमी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे डायरेक्टर सर धर्मेंद्र सिंह झाला की तरफ से भी आपको यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत मतलब आपका शुक्रिया। और सर बस इस तरीके से मिलते रहेंगे हम। अब आपसे जो है ना कि जुड़ाव हो गया है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो बच्चों को क्लाइमेट के बारे में बताना मतलब आप कोशिश करेंगे कि आप और हम हमेशा साथ में मिलके कुछ नया कर पाएँ। और यहाँ आने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने अवसर दिया। और काफ़ी मतलब विस्तार से हम लोगों की काफ़ी चर्चा हुई। और एंड में ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर कुछ कुछ गलती मेरे से रह गई हो, मतलब या कुछ शब्द मैंने ऐसा उपयोग कर लिए हो, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी चिंता है इस भारत के बारे में, विश्व के बारे में, ताकि हम एक ऐसा भारत और एक ऐसा विश्व बना सकें जहाँ पे पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, व्यक्तित्व विकास भी, और सबको समान अवसर मिल सके। तो मैम बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी दर्शकों से भी मेरा आग्रह है कि जलवायु के बारे में शुरुआत कीजिए, पढ़िए। और अगर आपके कोई आपकी कोई क्वेरी है या कोई जानकारी है, तो जो ये पॉडकास्ट जब रिलीज़ होगा, तो इसकी कमेंट शेयर में आप ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। और आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं, सर मैम से मिल सकते हैं। तो हाँ सर सर, आप डिस्क्रिप्शन में सर का लिंक मिल जाएगा। दौर के हैं, तो हम लोग आप जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि हम लोग एक एक पर्यावरण अनुकूल भविष्य बना सकें। तो सबको बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। बिल्कुल सर। आपको अगर हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।